हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने जो बात की है वो बात कुछ इस प्रकार सी है कि हमने मैटर की कुछ प्रॉपर्टी देखे, उसमें 2 टाइप के फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स देखा हमने। इसको एक्सटर्नल को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, इंटरनल को रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे। उसके अलावा मैटर के 2 प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। उसके बाद हमने कुछ और बात किया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद हमने हुक्स लॉ की बात की और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की। ये बात हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में कर रखी है। आज हम लोग कुछ जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, कुछ ग्राफ देखने वाले हैं, कुछ कर्व्स देखने वाले हैं। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि फिर से ऐसा होगा कि क्वेश्चन फिर थ्योरी, क्वेश्चन थ्योरी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने क्या कि पूरे थ्योरी को एक बार हम लोग पढ़ लें, उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे करेंगे, जिसमें हम लोग हर लेवल का, हर टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड के लिए क्वेश्चन हो, चाहे जेईई के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, हर टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, सैंपल दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना आपको करा दिया जाए। चलो देखो, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम, तो हमने एक टर्म बात किया था, बहुत ही खूबसूरत सा टर्म था, जिसका नाम था क्या, इलास्टिसिटी। ये टर्म सबको याद होगा, जानते हो। हम लोगों ने बात किया था कि द टेंडेंसी ऑफ मैटर या मटेरियल या सॉलिड विच ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो अपने शेप एंड साइज को फिर से दोबारा पुनः प्राप्त करना चाहता है, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जान तो रहे भाई कि इलास्टिसिटी होता है सॉलिड में इलास्टिसिटी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, लेकिन बात करेंगे। ठीक है, जो मैटर है उसमें इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी होने के पीछे रीजन क्या है, इलास्टिसिटी होता क्यों है, ये बात भी आनी चाहिए कि भाई क्यों इलास्टिसिटी। अगर हम स्प्रिंग को खींच दिए ऐसे, स्प्रिंग है ये, यहां से एक अटैच है और इसको इधर खींच दिए हम, तो फिर खींचने के बाद एक फोर्स लगा दे, डिफॉर्मिंग फोर्स, इधर गया और फिर से वापस इधर क्यों आ गया, तो बोलेंगे कि इसका अपना प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का है। तो ऐसा थोड़ा बोल देंगे इलास्टिक नेचर है इसलिए पीछे आ गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, और रीजन क्या है उसी को हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कि भैया जो हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, उसमें इलास्टिसिटी क्यों होती है। इलास्टिसिटी तो होती है, लेकिन क्यों होती है ये हमको जानना है कि इलास्टिसिटी क्यों होती है। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है, अगर आप बुक पढ़ो तो आपको मिलेगा कि क्या कारण है इसके पीछे। चलो देखोगे, हम लोग जानते हैं कि जो भी मैटर है वो टीनी पार्टिकल्स क्या से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर कोई एटम है या कोई बात करेंगे कि कोई मटेरियल है जिसमें कुछ एटम्स हैं, मान लो कुछ एटम्स ऐसे अरेंज है। ठीक है, अरेंज है, मान ली आयरन का ले लिया हम, आयरन, या फिर मान लो कि कोई रबर ले लिया। ठीक है, रबर ले लो। ठीक है, ये रबर का कुछ मटेरियल, तो रबर के अंदर भी कुछ रबर के एटम्स होंगे, रबर के कुछ पार्टिकल्स होंगे, उस पार्टिकल में के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े थे, 9th क्लास का टॉपिक था क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लग रहा है तो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही बात। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर रबर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो भी इसके बीच में एक ना एक फोर्स लग रहा है, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो रबर जब किस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, तो इसके जो एटम्स है वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में है, ना तो इधर मूव कर ना इधर मूव कर रहे हैं। अब अगर बात करेंगे कि इस पे रबर पे अगर हम लोग ऊपर से फोर्स लगा दें, फोर्स लगा, तो क्या होगा कि ये जो रबर के जो बीच में बॉन्ड दिख रहा है, ये समझो कि एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। ऐसे मान लें, आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग होता है ये मत लगा देना, बोल मत देना ये कि भाई स्प्रिंग होता है, सबने बताया था, स्प्रिंग बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे स्प्रिंग की तरह ही समझ सकते हो इसको, मैंने आपको समझाने के लिए स्प्रिंग बना दिया। ठीक है, ये कुछ हमारे पास 6 एटम्स है, इसके बीच में क्या है, कुछ फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, कुछ फोर्स लग रहे हैं, और फोर्स क्या है देखोगे, समझोगे कि जब हम लोग इस पे एक फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि ये स्प्रिंग नीचे की तरफ कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं कुछ यहाँ पे नीचे नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। ठीक है,
फिर जैसे इस फोर्स को हम हटाएंगे फिर से वापस ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मटेरियल का अपना एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन ये इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों होता है इसके बारे में हमको आज बात करना है, ठीक है। समझोगे कि जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहे होते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जो दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं r0, और ये है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग पता है कि यहाँ पे कि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है। फोर्स स्टेबल कब होगा? जब इसका डिस्टेंस r0 होगा। अगर इस डिस्टेंस को हम कम करें या बढ़ाएं तो क्या हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, सॉलिड जो है अनस्टेबल हो सकता है। मतलब कि इसको हम लोग दबाते हैं तो भी ये पार्टिकल अनस्टेबल होगा, और इसको जब हम लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे तो भी ये जो होगा पार्टिकल अनस्टेबल होगा। स्प्रिंग की तरह समझ सकते हो कि अगर ये स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो भी क्या होता है कि फिर से अपने पोजीशन में जाता है, और अगर इसको हम लोग इधर की तरफ खींचते हैं तो फिर से अपने पोजीशन में आता है, लेकिन एक इलास्टिक लिमिट तक, क्या होता है, ठीक है। तो देखोगे कि क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, जो पार्टिकल्स है हमारा वो स्टेबल कब होगा? जब r0 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ समझते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। क्या ग्राफ है ध्यान देना। मान लो कि ये है x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, इसको मान लिया x डैश और इसको मान लिया हमने y डैश। आ रहा है नीचे तक? चलो देखोगे इसका एक ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा, ठीक है। ये ग्राफ है, आ रहा ना फ्रेम में? गुड। ये ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। आर लिख देता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ग्राफ है, ठीक है। समझोगे कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है हमको? बोल रहा है क्या कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा, तब जो होगा सिस्टम स्टेबल होगा। सिस्टम जो होगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्यों है समझना, ठीक है। जैसे देखो कि जैसे हम लोग बात करें कि ये हमारे पार्टिकल्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको अगर हम लोग कोई फोर्स देते हैं तो इसके शेप में चेंज होगा, और जहां पे भी शेप में चेंज होता है, आप पढ़े होंगे वर्क पावर एनर्जी में कि जहां पे किसी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है, किसके वजह से? उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसके पोजीशन की वजह से, उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे इसको हम लोग दबाया तो इसके एटम्स में कुछ ना कुछ एनर्जी भर जाएगा। एनर्जी जो हमने इस पे ऊपर फोर्स लगा के काम किया, वो एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? फिर से इसको उसी पोजीशन तक लाना चाहेगा जहां पे ये पहले था। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी है, पहले से ये स्टेबल था क्योंकि इसके पास वो एनर्जी नहीं थी, इसके पास एनर्जी है तो ये फिर से क्या करेगा? बैक टू वहीं पे जाएगा। तो ये फैक्ट है एक कि जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का मिनिमम होगा तो जो सिस्टम होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये पोटेंशियल एनर्जी इधर है और इधर है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से देखो कि यहाँ पे इधर के रीजन में, ये जो रीजन दिख रहा है इधर वाला रीजन, ठीक है, ये रीजन दिख रहा होगा, ये रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? पॉजिटिव है, क्या? प्लस है, पॉजिटिव है। और ये वाला रीजन में आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला जो रीजन है इसमें नेगेटिव है। मिनिमम कहां पे है? तो मिनिमम इस पॉइंट पे होगा, सबसे नीचे। यहां पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सबसे कम होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस में है और वाई एक्सिस में सबसे निचला पॉइंट यहाँ पे इस ग्राफ में, तो ये जो होगा वो मिनिमम होगा। और जब मिनिमम होता है तब क्या होता है कि तब सिस्टम जो होता है मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये मिनिमम होगा, इसको मान लेंगे हम r0। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो r0 मान लेंगे। आ जा रहा है, आ जा रहा है, ठीक है। ये हम लोग मान लेंगे r0, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यही है। अब देखो यहाँ से आप आगे जाओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यहां से पीछे आओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब कि या तो इसको आप कंप्रेस करो तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, या इसको इलोंगेट करो, खींचो तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। कैसे? जब इसको हम लोग खींच दिया, पकड़ के ऐसा पकड़ खींच दिया तो r0 का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज। तो r0 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा,
और आर नॉट को हमने अगर कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस, ठीक है, चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, कंप्रेस कर दिया, तो आर नॉट का वैल्यू घट गया, और घटने के बाद फिर से क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, और फिर से पोटेंशियल बढ़ गया, तो सिस्टम जो है स्टेबल नहीं होगा। इसके वजह से जो है वो किसी भी मैटर में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सॉलिड में, किसी भी मटेरियल में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आती है। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आने के पीछे रीजन है क्या, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो भी सिस्टम है, जो भी जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो स्टेबल तब होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होता है, जब एक जो दो मॉलिक्यूल है वो फिक्स डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे होते हैं, और ये डिस्टेंस में अगर बढ़ा, कोई डिस्टेंस बढ़ा या घटा, तो घटने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। और जहां पोटेंशियल बढ़ेगा सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा, तो अपने आप को क्या चाहेगा, स्टेबल रखना चाहेगा, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने आप को हंसी खुशी संपन्न और स्टेबल रखना चाहता है, ठीक है। तो ये भी स्टेबल रखना चाहता है। तो ये था हमारा एक ग्राफ जो कि एनसीईआरटी में मेंशन था, इसलिए आपको मैंने बता दिया। एक्चुअली इसको हम पहले भी बात कर सकते थे, लेकिन हमको ग्राफ बनाना था, एक और कर्व समझाना था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक साथ ही इसको ले लिया जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ और हमको देखना है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप बता सकते हो कि मटेरियल में इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्यों होती है भाई, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से कैसे होती है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स आता है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है सिस्टम को अपने प्रीवियस मोड में लाना चाहता है। अब ये सब क्यों होता है, तो ये सब जो होता है वो पार्टिकल्स का अंदर का प्रॉपर्टी है कि जब पोटेंशियल एनर्जी उसका सबसे कम रहेगा तो सिस्टम पूरी तरह से स्टेबल होगा, और पूरी तरह से स्टेबल रहेगा तो हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिताएगा, और क्या। चलो देखोगे, अब हमको देखना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। जितनी तारीफ की जाए कम है। चलो देखोगे, ऐसे मेरा ड्राइंग तो अच्छा है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा सुंदर बनाया जाए फोटो। चलो देखोगे, समझ लेना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, गुड, एक्स वाई। चलो एक साइड मैं ले लेता हूँ स्ट्रेस और दूसरी साइड लेता हूँ स्ट्रेन, ठीक है। तो मैंने इधर की तरफ ले लिया क्या, इधर की तरफ ले लिया स्ट्रेस, और इधर की तरफ ले लिया स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं एक जनरल ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर का नहीं है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का नहीं है, ये एक जनरल है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग मटेरियल का थोड़ा थोड़ा ग्राफ में चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। इस सब के लिए वैलिड है। चलो देखोगे कि ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ सॉरी ऐसा, कैसा, ऐसा, ठीक है। कुछ ज्यादा लंबा हो गया क्या, गुड, ऐसा होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा के बाद हो जाएगा कुछ ऐसा, और फिर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। समझ लेना, फीलिंग को समझो, और ज़्यादा समझना है तो फिर बुक खोल लो, आप बुक में देख सकते हो क्या एग्जैक्ट ग्राफ है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मान के चलना है कि यही है, ठीक है। हम लोग को मान लेना है कि यही ग्राफ है हमारा, क्या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, ठीक है। इसमें हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग बी, गुड, इस पॉइंट को दे देते हैं हम सी, और इसको दे देते हैं डी, और इसको दे देते हैं हम ई। ऐसे हमने कोई नाम दे दिया, आप भी कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। समझोगे कि हमको यहां से यहां ए से ओ से ए तक दिख रहा है कि ये जो लाइन है स्ट्रेट है। स्ट्रेट है मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ में आप पढ़े होंगे पहले भी कि जहां पे स्ट्रेट लाइन होगा वो होगा एक प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, बता रहा है ग्राफ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इस एरिया तक, पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है,
समझना। तो यहां से यहां तक ए से बी तक, अगर ओ से ए का बात करें हम लोग, ओ से ए तक का, तो ओ से ए तक, ओ ए तक क्या है, स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। मतलब कि जितना स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे उसके हिसाब से मेरा स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम ए के बाद की बात जाते हैं तो ये थोड़ा सा जो है वो कर्व हो गया है, जो स्लोप है हमारा, ठीक है, ये स्लोप देखो, तो ये स्लोप जो है वो कुछ भी हो लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है, और दिख रहा है क्या कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो होता है वो शुरू करता है कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसी एरिया के लिए एक लॉ हम लोग देखे थे, और वो हमारा कौन सा लॉ था, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ जो है हमने बात किया था कि हुक्स लॉ जो है सब चीज के लिए वैलिड नहीं है, एक लिमिटेड इलास्टिसिटी के लिए वैलिड है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। तो ये है हुक्स लॉ, ओ से लेके ए तक काम करता है, वो है हुक्स लॉ, ठीक है। अब समझोगे कि ए से बी तक जब हम जाते हैं, ए से बी तक, ए से बी तक जाते हैं, तो ए से बी तक वो दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है वो कर्व हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक जो है वो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। मतलब कि जो हुक्स लॉ वैलिड होगा वो ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक नहीं होगा। जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सी जो है एक पॉइंट है हमारा, सी ऐसे हमने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया है। सी के बाद देखेंगे कि ये जो लाइन है, ध्यान दोगे कि सी के बाद ये यहां पे दिख रहा होगा कि स्ट्रेस जो है वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्ट्रेन जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। मान लो कि इसको हल्का स्लोप भी मान ले, अगर स्ट्रेट लाइन ना भी समझे, अगर ये स्लोप भी है हल्का, ठीक है, तो यहां से दिख रहा है कि यहां के बाद जो है थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद और बढ़ गया। इस सी को अगर हम लोग यहाँ पे दिखाते ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इस सी को मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो बी से सी तक हमको दिख रहा है कि कोई भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन तो हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ठीक है, बी पॉइंट पे क्या होगा कि इलास्टिसिटी जो होगा वो सब्सटेंस का खत्म हो जाएगा। मतलब कि बी के बाद जब इलास्टिसिटी होगा तो फिर से पहले की स्थिति में जो होगा वो मटेरियल नहीं आ पाएगा, सॉलिड नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि ए से ओ से ए तक मटेरियल पूरी तरह से अपने पहले वाला स्टेज में आ जाएगा, बी तक में भी करीब करीब आ जाएगा, लेकिन बी के बाद जैसे ही जाएगा सी वाला इस रीजन में, ठीक है, बीसी वाला रीजन में, तो क्या होगा कि मटेरियल तो वापस आएगा लेकिन कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये जो बी से सी तक का पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इसमें इलास्टिसिटी तो है लेकिन कंप्लीट इलास्टिसिटी नहीं है। फिर वैसे जैसे देखेंगे एक पॉइंट के बाद यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोग डी पॉइंट तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां देखोगे स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। इधर देखो स्ट्रेस ऊपर बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहां तक जब आया डी पॉइंट पे तो दिख रहा होगा कि स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम है, स्ट्रेस मैक्सिमम है। इसके बाद यहां दिख रहा है कि स्ट्रेस नीचे घट रहा है, देखो वाई एक्सिस में स्ट्रेस घट रहा है लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्ट्रेस को हमने रोक दिया, उसके बाद भी स्ट्रेन जो है बढ़े जा रहा है। इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी मटेरियल को एक स्ट्रेस देते हैं और स्ट्रेस देने के बाद एक हद तक क्या होता है कि हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है, जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करेगा लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो ए से बी तक में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। फिर सी एक पॉइंट ले लिए, इस रास्ते में हमको दिख रहा है कि स्ट्रेस ना के बराबर है, बहुत कम है, धीरे कम कर दिए तो भी क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हमको कि स्ट्रेन हो रहा है। और हम यहाँ पे देखें कि डी पॉइंट पे कि स्ट्रेस जो है मैक्सिमम हो गया। इसके बाद डी के बाद स्ट्रेस घट रहा है, देखो स्ट्रेस घट रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हो कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर सीधा लाइन होता तो हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन कर्व लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ के बाद स्ट्रेस घट रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए वहां पे हुक्स लॉ में बात किया गया था, आपको कहा गया था कि हमेशा ये प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है, शर्त है, ठीक है। जो हमारा डी पॉइंट है, जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट इसका मतलब है, ठीक है, कि डी के बाद जो मटेरियल है वो पूरी तरह से
ब्रेक होने लायक हो जाएगा, टूटने लायक हो जाएगा। ठीक है, टूटने लायक हो जाएगा मतलब कि इसका स्ट्रेस अगर हम हटा भी दे, स्ट्रेस कम भी कर दे, तो भी डिफॉर्मेशन होते रहेगा। ठीक है, और जब लास्ट पॉइंट ई पे पहुंचेगा, तो ई को हम बोलते हैं रप्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? रप्चर। ई को बोल देते हैं RUP, रप्चर गुड, रप्चर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे ई पॉइंट जैसे आएगा मटेरियल, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टक से टूट जाएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि हर मटेरियल तो नहीं टूटेगा। हाँ, तो हर मटेरियल नहीं टूटेगा। मटेरियल के पीछे देखना पड़ेगा कि मटेरियल किस टाइप का है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, तो हर मटेरियल नहीं टूट पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ और मटेरियल का बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ए से बी तक हमारा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक बात और समझ लो कि ये सी पॉइंट पर अगर देखोगे तो सी पॉइंट पर दिख रहा होगा कि मटेरियल को हम लोग ने जब स्ट्रेस दिया तो देखो स्ट्रेन नहीं हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रेन हुए जा रहा है, स्ट्रेस नहीं है, फिर भी स्ट्रेन हुए जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ऐसा स्ट्रेन आ गया है जो बिना स्ट्रेस के हो रहा है, मतलब स्ट्रेस से इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस नहीं है फिर भी स्ट्रेन है। इसका मतलब कि ये स्ट्रेन कभी भी वापस बैक टू अपने फॉर्म में नहीं जाएगा। मतलब कि अगर इस मटेरियल को इस पॉइंट तक लाया जाए तो उसमें हमको एक परमानेंट चेंज देखने को मिलेगा, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग एक नाम दिए थे, और वो था क्या? प्लास्टिसिटी। जब मटेरियल को फोर्स लगाया जाता है, उस पर डिफॉर्मेशन होता है, और डिफॉर्मेशन होने के बाद फिर से वो अपने फॉर्म में नहीं आ पाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये जो हमको BC वाला एरिया दिख रहा है, ये जो BC एरिया है, इसको हम लोग प्लास्टिक रीजन बोल सकते हैं। क्या? प्लास्टिक रीजन। मतलब कि इसमें अगर कोई चेंज होगा, इस रीजन में आ गया, तो क्या होगा? फिर से वापस वो पहले के फॉर्म में नहीं जा पाएगा। ठीक है, डी पॉइंट है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकता है, इसके बाद स्ट्रेस नहीं होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं या यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं इसको ना। देखो सी जो है, सी पॉइंट को बोलते हैं। सी क्या है? एक प्लास्टिक रीजन है। अब प्लास्टिक रीजन है सी जो है, अब देखो बी से लेकर डी तक में, बी से लेकर डी तक में जो BD है, टोटल अगर बात करें तो BD होगा। सी उसी के एक बीच का पॉइंट है, तो सी का बात करते हैं, BC नहीं, सी से लेकर डी तक जो है वो एक प्लास्टिक रीजन। इस रीजन में अगर कुछ आएगा, मतलब कि अगर कोई चेंज होता है और इस रीजन में वो आता है, तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमको, यानी कि उसमें हमको एक प्लास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, जो चेंज फिर से वापस बैक टू अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है ई पॉइंट, जिसको हम लोग रप्चर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो चीज है वो टूट जाएगा, प्रॉपर्टी जो कोई भी चीज है वो टूट जाएगा या बहुत लंबा हो जाएगा। समझोगे क्या है कि जो प्लास्टिक रीजन है, इसका थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक रीजन कौन कौन सा मटेरियल क्या क्या होता है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल हमारे पास मेटल है। ठीक है, मेटल जिसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं, डक्टाइल या इसको टेंसाइल भी बोल दिया जाता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो टेंसाइल या डक्टाइल मटेरियल है, उसका जो प्लास्टिक रीजन होगा, जो ये वाला बात होगा, ये यहां से यहां तक, ये बहुत बड़ा होगा। मतलब क्या? प्लास्टिक रीजन क्या होगा? क्या बोल सकते हैं इसको? प्लास्टिक रीजन जो होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और जो हमारे पास ब्रिटल प्रॉपर्टी के है, ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स है जो टूट जाता है तुरंत, उनका अगर बात करें, उनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रिटल। स्पेलिंग थोड़ा आप एडजस्ट करना। ठीक है, इनका प्लास्टिक रीजन क्या होगा? इनका प्लास्टिक रीजन जो होगा, इसको मैं यहां से बाउंड्री दे दूं, इधर हिंदुस्तान इधर पाकिस्तान। ब्रिटल जो सब्सटेंस है उनके पास क्या होगा? इनके पास स्मॉल प्लास्टिक रीजन होगा, स्मॉल प्लास्टिक रीजन। ठीक है, और एक और होता है इलास्टोमर। इलास्टोमर वो होते हैं जिनके पास कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता, नो प्लास्टिक रीजन। समझोगे कि कौन कौन से मटेरियल है? जैसे हमने लिया गोल्ड। ठीक है, तो हमको पता है भाई कि गोल्ड जो है हाईली डक्टाइल मेटल है, उसको अगर हमको खींचेंगे तो खींचेगा। एक टाइम आएगा, जैसे कि हमने गोल्ड की एक वायर को लिया, मान लो गोल्ड का स्प्रिंग लिया हमने। ठीक है, गोल्ड का स्प्रिंग लिया, ये गोल्ड का स्प्रिंग है। ठीक है, हमने इसको यहां तक खींचा,
वापस आ गया, फिर यहाँ तक खींचा वापस आ गया, फिर यहाँ तक खींचा वापस आ गया, फिर यहाँ तक खींचा फिर से वापस आ गया। लेकिन इस पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहां से ये वापस नहीं आने वाला था। अब यहां पे देखेंगे कि यहां तक जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल था। इस पॉइंट तक मान लेते कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल था, मतलब कि ये ग्राफ ओ से ए तक बना, और ये जो पॉइंट बना यहां से यहां तक, ये वापस तो आया लेकिन कंप्लीट नहीं आया। जैसे स्प्रिंग को आप खींचोगे, थोड़ा सा खींचो वापस वो अपनी जगह पाएगा, फिर थोड़ा सा खींचो अपनी जगह पाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको ज्यादा खींचो तो वो थोड़ा सा वापस तो आएगा लेकिन कंप्लीटली नहीं आएगा। तो जो कंप्लीटली नहीं आने वाला रीजन है वो ए से बी तक है, और बी के बाद जैसे ही आप बढ़ाओगे उसको तो वो जितना दूर खींच दिए उतना ही दूर रह जाएगा। तो कहने का मतलब कि बी से सी तक हम लोग खींच दिए तो ये जो होगा इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट वायर होता, ठीक है, गोल्ड का स्प्रिंग ना होकर स्ट्रेट वायर होता, तो हमने स्ट्रेट वायर समझोगे, थोड़ा सा समझने में हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन समझना बात को। ये वायर समझ लो, ठीक है, ये वायर है हमारा, ये वायर, इसको हमने इधर पकड़ के खींचा, हल्का dx लेंथ बढ़ा, फिर हल्का और खींचा dx बढ़ा, ठीक है। कहने का मतलब कि कुछ हद तक जब हम उसको खींचते जाएंगे तो वापस फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जब इस पॉइंट के बाद हम जाएंगे बी पॉइंट के बाद, तो ये फिर गोल्ड जो है वो वापस पोजीशन में नहीं आएगा। तो पोजीशन में नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, तो ये बी से डी तक पॉइंट तक नहीं आएगा, ठीक है। अब गोल्ड है, चूंकि इसका नेचर टेंसाइल होता है, मतलब कि डक्टाइल होता है, और डक्टाइल होता है तो इसको हम लोग खींचते जाएंगे तो ये बी से लेकर डी तक वाला रीजन जो होगा इसके ग्राफ के लिए, गोल्ड के लिए स्पेशल, ये बहुत ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी ब्रिटल होगा तो क्या होगा कि ये बी यहाँ पे है तो डी यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि बी के बाद जैसे ही जाएगा जहां पे उसका हटा स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, वापस फॉर्म में नहीं आने लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बी और डी यहीं पे, मान लो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो तुरंत टूट जाएगा। और अगर एक और बात है कि जिसको हम लोग प्लास्टोमर बोलते हैं, इसका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, मतलब कि बी के बाद ही डी रहेगा, बी डी एक ही पे रहेगा, मतलब कि जहां तक स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और बी के बाद ही टूट जाएगा, मतलब उसका ब्रेकिंग पॉइंट और जो बी क्या बोलते हैं इलास्टिक, जो इलास्टिक लिमिट है वो दोनों एक ही जगह पर हो जाएगा। तो हम लोग तीन टाइप के मटेरियल जान रहे हैं यहाँ पे, एक डक्टाइल, एक ब्रिटल और तीसरा इलास्टोमर, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफ जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। आप एनसीईआरटी में दिया है, इसको पढ़ो। फिर से मैं आपको एक बार समअप करता हूं कि ओ से ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, और इसी चीज को दिखाता है कि हमारा हुक्स लॉ। अच्छा, एक हुक्स लॉ का याद है, ये हुक्स लॉ क्या था, हुक्स लॉ में एक हमने बात किया था कांस्टेंट का, जिसको ई बोलते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन था ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह का हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब यहीं तक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात होगा, इसके बाद नहीं। इसके बाद वापस आएगा, ठीक है, मटेरियल जो है उसमें डिफॉर्मेशन होगा, वो वापस आएगा लेकिन कंप्लीटली नहीं आ पाएगा। बी के बाद जो है मटेरियल क्या करेगा कि वापस नहीं आएगा, इस पॉइंट पे जैसे पहुंचेगा वो वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमको एक परमानेंट चेंज दिखता है, इसलिए बी से लेकर डी तक हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। इसमें जब आ गया कोई भी सब्सटेंस तो उसका डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया, वो फिर वापस अपने फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। डी पॉइंट जो है मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, जिसको हम लोग क्या ब्रेकिंग पॉइंट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और ई जो है हमारा रप्चर पॉइंट होता है, जहां पे कोई भी सब्सटेंस टूट जाता है। अब बात करेंगे कि बी से डी तक को प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। डक्टाइल और टेंसाइल का ये रीजन बहुत बड़ा होता है, जो ब्रिटल सब्सटेंस है, ब्रिटल नेचर का सब्सटेंस है, उनका छोटा होता है, और जो हमारा इलास्टोमर है उनका नहीं होता है, मतलब कि डायरेक्ट जहां तक इलास्टिसिटी वो वापस आने वाला है उसके बाद वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुआ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बात रहा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कुछ और थ्योरी जो बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, जो कि 1 घंटे का लगभग वीडियो होगा, और 1 घंटा में हम लोग कोशिश करेंगे कि 10-15 क्वेश्चन अच्छे कर ले हर टाइप का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको दे दिया जाए, ताकि आप सोच सको कि इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे सोचते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।